नमस्कार सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हंड्रेड में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच और आज फिर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स क्लास का तीसरा चैप्टर का। आज का लास्ट क्लास होगा, मतलब 3 क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसमें जो पॉइंट बचे हुए थे उसको लेकर के आज चर्चा मैं करूंगा, जिसमें जो मैंने बात किया था वैद्युत ध्रुव कार्ड किसी बिंदु पर विभव को लेकर के बात किया था, जिसमें अक्षीय स्थिति को लेकर चर्चा किया था। और आज निरक्षीय और किसी बिंदु पर बात करेंगे और आज का अंतिम क्लास होगा। उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ जाएंगे वैद्युत संधारित्र की धारिता की ओर, यानी जो है कैपेसिटर की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। तो चलते हैं यहाँ से क्लास में। और आप लोग क्या आप लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप लोग निश्चित है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कर दें, ठीक है? क्योंकि आपके साथ न जाने बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो कि जिनके पास ऐसे नहीं होंगे, और भी चीजें होती हैं जिसके कारण क्या है इस चैनल के माध्यम से पढ़ करके पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आप इसको फेसबुक और क्या है जो है यूट्यूब सभी जगह क्या प्राप्त कर सकते हैं आप। तो चलते हैं यहाँ से क्लास में। और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल चल रहा था, जो वैद्युत विभव चल रहा था, उसके अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या क्या देखा था, हमने आप लोगों को वैद्युत विभव की चर्चा कर दिया था। इसकी हमने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर चर्चा किया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर चर्चा कर दिया था। और बिंदु आवेश कार्ड विभव काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लेकर के मैंने बात भी किया था, आप लोग पता भी होगा। V = 1/4πε0 कितना होता है, V होता है वोल्ट, इसको लेकर चर्चा हो गई थी। इसके बाद में बात कर रहा हूँ स्थित ऊर्जा, जो कि अभी नहीं पिछले क्लास में चर्चा किया था, उसको आप लोग पूरी तरह जाकर देखे भी होंगे। काफी जो है अच्छा इस जो है हेडिंग है जो बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको पूरी तरह देखें। इसके बाद में देखा जाए समविभव पृष्ठ की बात होती, ठीक है। इसके बाद में विभव प्रवणता को लेकर चर्चा मैंने किया था। इलेक्ट्रिक जो है इसमें विभव प्रवणता क्या होती है, क्या होता है, दूरी परिवर्तन के साथ साथ क्या विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और इसका विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस प्रकार से संबंध है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग हर साल पूछा गया है, या यहाँ से न्यूमेरिकल भी आप लोगों का आया हुआ है। तो आप लोग इसको नजरअंदाज ना करें, अपनी पढ़ाई में इसको जरूर शामिल करें। और इसको जो है 1 बार 2 बार 3 बार जितने भी हो सके, जब तक ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जरूर इसको देखें समझें। और जहां भी दिक्कतें हो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके साथ ही साथ आप हमारे डिस्कशन में लिखे हुए नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर लिखा हुआ उस नंबर पर जाकर के आप पूरी तरह से क्या है हमसे कॉल कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते हैं आप लोग। तो विभव प्रवणता की बात हो गई थी, इसके बाद में बात हुआ था वैद्युत ध्रुव कार्ड वैद्युत विभव। अब ये पॉइंट हमने बताया था, इसमें अच्छी स्थिति को लेकर के एंड ऑन क्या है पोजीशन को लेकर चर्चा किया था पिछले क्लास में, और बताया था कि इसमें अच्छी स्थिति में जो मान लीजिए एक द्विध्रुव है, और द्विध्रुव की अगर द्विध्रुव दिया गया है तो द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु क्या होते हैं विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। 2 बराबर आवेश रहेंगे परंतु कैसे होंगे, विपरीत होंगे, एक दूसरे से क्या होते हैं अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे इसमें माइनस की होगा और क्या होगा प्लस की हो जाएगा, ठीक है, मध्य बिंदु है। इसके सामने अगर आप पॉइंट लेते हैं, यानी इधर ले लें चाहे इधर ले लें, तो अगर इसके सामने रहे तो वो क्या होगा एक्सिस पे होगा, यानी अक्ष पर होगा। और अगर इससे आप क्या ले रहे हैं परपेंडिकुलर जा रहे हैं, यानी कि ऐसे 90 डिग्री पे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा बताओ निरक्ष होगा। और अगर आप यहां से किसी भी एंगल पे आप जा रहे हैं तो क्या होगा बताइए किसी बिंदु पर होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को हमने अक्षीय स्थिति के विषय में बताया था कि अक्षीय स्थिति का जो होता है फॉर्मूला V = होता है 1/4πε0 होता है, Q कितना होता है R² होता है। इस प्रकार से सॉरी P कितना होता है R² होता है। इस प्रकार से आप लोग देखे हुए होंगे, ठीक है। P कितना होता है R² होता है, जो कि आप अच्छी स्थिति को लेकर के बातें की गई थी, विभव को लेकर बातें की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति को लेकर के। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, मतलब क्या है, जो आपने इस द्विध्रुव के सामने देखा था, सामने जो आप किसी पॉइंट पे लेंगे अगर, तो इसके कारण जो है या इसके दोनों आवेशों या दोनों बिंदुओं के कारण जो परिणामी विभव आ रहा था उसकी वैल्यू कितनी थी 1/4πε0 Py कितना था R² था। क्योंकि R³ और R² में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। R³ कहाँ आएगा, R³ जो होता है वो कहाँ होता है आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे तब वहां पर अच्छी और निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो वहां पर R³ आएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा R² होगा। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन में स्थिति में आ सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि ये स्थिति होती है और बहुत सारे छात्र जो होता है विभव का क्षेत्र का सॉल्व कर देते हैं और क्षेत्र में क्या विभव का सॉल्व कर देते हैं। तो कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि एग्जाम पीरियड में ऑलरेडी क्या होता है ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ। थोड़ा दिमाग को एकदम स्थिर करके और कंसंट्रेट माइंड से क्या कीजिए, आप हर एक चीज को क्या हल करने का प्रयास कीजिए, निश्चित है आपका सही होगा और एक अच्छा नंबर लेकर के आप आएंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति यानी क्या है।
कोई भी अगर द्विध्रुव है तो उसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर क्या करना है, हमको क्या निकालना है, विभव की गणना करनी है। चलो आते हैं, देख लेते हैं हम लोग विभव को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पर बात होती है निरक्षीय स्थिति, जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल जो होता है यहाँ पर पोजीशन होता है। अब ये जो होता है क्या है, देखो ध्यान से, ये मान लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये है द्विध्रुव, ये क्या है, द्विध्रुव दिया गया है, और ये द्विध्रुव जो है इससे बना है -q और +q से मिलकर के बना हुआ है, +q से मिलकर बना हुआ है। तो ये पॉइंट इसे मान लो A, इसे मान लो क्या B मान लो, ठीक है, 2 पॉइंट आपने ले लिया। इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को क्या मान लो, बताओ O मान लो, जिसे हम मध्य बिंदु कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसे क्या मानेंगे, L मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या मानेंगे, L मान लेंगे, ठीक है। इस मिड पॉइंट के सामने देखेंगे एक बिंदु मिलेगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु होगा P, एक बिंदु P होगा जो कि कहां पर है, इसके निरक्ष पर है। निरक्ष मतलब एक्सिस पे नहीं है, अन एक्सिस पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपको दिखाई देगा, यहाँ से इसके डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से क्या है r दूरी पर, इसके मिड पॉइंट से क्या बताओ r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको क्या निकालनी है, विभव की गणना करनी है। क्या करना, विभव की गणना करनी है। जैसे आप गए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जाएंगे तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निरक्षीय स्थिति का जो मान होता है, निरक्षीय स्थिति का जो मान होता है, इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, P भाई कितना होता है, r3 होता है। इसके लिए होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के बात किया गया था निरक्षीय स्थिति। लेकिन याद रखना कि जो विभव होता है, विभव में निरक्ष पर उसका जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है। यानी ये मान लीजिए द्विध्रुव है, तो एक्सिस पे तो क्या नाम है, विभव रहेगा, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो रहेगा ही, लेकिन एक्सिस पे जाएंगे, यानी क्या है, जब निरक्ष पे जाएंगे आप, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शून्य हो जाता है, ठीक है। अब कैसे हो जाता है, इसको आप लोगों को सिद्ध करना है। साथ ही साथ कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति के लिए, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। उसको सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। तो एक काम करना है, देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका जो है, ये आपका द्विध्रुव है, जिसका मिड पॉइंट कितना है वो दिया गया है। और अब इसके फ्रंट पर क्या करना आपको, यहाँ पर निरक्ष पे हमको क्या करना है, एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। साथ ही साथ एक बात याद रखना कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जब हमको +q और -q कार्ड लेना है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव देखना है, किसी बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, किसी बिंदु पर विभव देखना है। तो आपको डिस्टेंस यहां से लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये 90 बन रहा है, और अगर इसके बीच की दूरी क्या है, L है, और यहाँ से R है, तो निश्चित है ये देखिए परपेंडिकुलर है, और ये क्या बेस है, कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस का अगर मान निकालेंगे, नहीं कर्ण का मान निकालेंगे, तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम जाएंगे, तो यहाँ पर r² प्लस कितना होगा, L² हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें जाएंगे तो r² प्लस कितना होगा, L² होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा हमने सॉल्व जो है पहले चैप्टर में देखा है, ठीक है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। देखें क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB आवेश -q व +q से मिलकर बना है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक ये है, ठीक। ये पॉइंट हो गया, क्योंकि आपको उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, आप इसको कहां प्रैक्टिकल कर रहे हैं, या तो वायु में होंगे या तो निर्वात में होंगे, और कहीं तो हो सकते हैं किसी माध्यम में आप हो सकते हैं, ठीक है। ये है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ऐसे ही आपको जो हमने पहला डेरिवेशन सॉल्व किया था वहां पर भी आपको देखना है। हालांकि O दूरी पर यहां देख सकते हैं, O से R दूरी निरक्ष पर लिखी जगह, यहाँ पर निरक्ष मतलब यहाँ पर इक्वेटोरियल क्या होता है, पोजीशन होता है, जो कि इससे सामने जस्ट होता है, ठीक है।
यहाँ पर हमको क्या करना, विभव ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, एक बार यहां से डिस्टेंस की बात में कर लो तो लिख सकते हैं जो डिस्टेंस होगा, तो आप देख सकते हैं एपी इज इक्वल क्या होगा, बीपी इज इक्वल रूट में कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या होगा बताओ, प्रमेय से होगा। ध्यान दे सकते हैं कि आप यहाँ पर ये आपका लंब बन रहा है, ये आपका आधार बनेगा, या आपका कर्ण बनेगा, तो कर्ण जो है Q से P की दूरी है और A से क्या है, P की दूरी जो बना रहा है, P से P की दूरी और A से P की दूरी, वो कहीं ना कहीं जो है समकोण त्रिभुज का एक कर्ण बन रहा है, और कर्ण से आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से इसका क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण क्या निकालेंगे, P पर क्या निकालेंगे, विभव, P पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, या वैद्युत विभव लिखेंगे। तो V1 इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K हो जाएगा, Q बाई कितना होता है, R होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो R के स्थान पे क्या लिखेंगे, रूट में लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यू के कारण लेंगे, अगर आप माइनस क्यू के कारण जो है P पर क्या निकालेंगे, विभव ज्ञात करेंगे आप, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, देख सकते हो क्या होगा, V2 इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा कितना, Q बाई कितना, रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ चूंकि निगेटिव कारण है तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा। हमने पहले बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, जबकि आप विभव में आप प्लस के कारण प्लस लेंगे और माइनस के कारण करेंगे माइनस लेंगे। ये भी एक ऐसा फैक्ट पॉइंट है जो छात्र क्या होता है एग्जाम से टाइम में क्या होता है, भूल जाता है, इसलिए आप इसको पूरी तरह से क्या है याद रखेंगे, समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि यदि लिखेंगे, यदि P पर क्या है, P पर परिणामी विभव निकालेंगे, परिणामी विभव कितना है, परिणामी विभव P है, तब बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर V इज इक्वल होगा V1 प्लस V2, हालांकि क्या है एक अदिश राशि है, कौन विभव, विभव क्या है एक अदिश राशि है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर V इज इक्वल V1 प्लस V2 हो जाएगा। V इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P हो जाएगा, Q बाई रूट में कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये रख सकते हैं, और फिर दूसरा देखें नेगेटिव में दिया गया है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, Q बाई रूट में कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, तो दोनों में आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, आप V1 की वैल्यू देख सकते हैं और V2 की वैल्यू दोनों देख सकते हैं सेम है। अब हालांकि यहाँ माइनस क्यू के कारण लिया गया है तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा यहाँ पर, तो अब दोनों सेम है तो दोनों सेम की वैल्यू होने के कारण क्या होगा, दोनों आपस में घट जाएंगे, यानी अंतर है शून्य हो जाएगा, यानी V इज इक्वल कितना होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो निरक्ष पर देखा जाए किसी भी द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर जो वैद्युत विभव का मान होता है हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड पेपर में आता है, 2 नंबर का आता है अक्सर, तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कैसे निकालेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है, ठीक है, उसको आप समझेंगे तो आसान लगेगा आपको। आइए देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं अगला। क्या आपको समझ में आ रहा है पूरी तरह से? अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और एक दूसरे के साथ जरूर इसको शेयर कर दें, क्योंकि आप ही लोग हैं जो कि इस चैनल को एक दूसरे के साथ शेयर करके इसका ग्रुप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही जो है आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जरूर इसको करें, और जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनके साथ जरूर इसको जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलो आते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग पूरी तरह से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले तरफ। अगला पॉइंट जो हमारा मिल के आ रहा है उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव जो होता है के कारण किसी बिंदु पर जो है विभव का मान ज्ञात करना। ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकली है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और मैथमेटिकल है। जब आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, और हालांकि फिजिक्स में हर एक पॉइंट पर क्या है मैथ यूज होता है, जब भी कोई डेरिवेशन आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा मैथ को भी आप जानकारी रखें। अगर मैथ की जानकारी आपको नहीं है तो समस्याएं थोड़ा हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप प्रयास करेंगे तो सरल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, ठीक है। तो आते हैं, हम बात कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मतलब आपने ये द्विध्रुव लिया सपोज दैट, अब इसके सामने रहे तो एक्सिस हो जाएगा, परपेंडिकुलर गए तो क्या है निरक्षीय हो जाएगा, यानी ठीक है। और अब यहाँ पर क्या करना, एंगल लेना है, तो क्या होगा बताइए, किसी बिंदु पर हो जाएगा। चलो आते हैं, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखो, ये पॉइंट आपका, ये देखो एक है द्विध्रुव बना लेते हैं हम लोग, द्विध्रुव बनाते हैं, द्विध्रुव बनाएंगे एक,
देखिए ये हो गया द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है, और आप यहां इसका मिड पॉइंट लीजिए O, तो इसका इधर क्या होगा L हो जाएगा हाफ डिस्टेंस, और यहाँ पर भी क्या होगा L हो जाएगा हाफ डिस्टेंस। थोड़ा नीचे लिखते हैं, उसका कुछ रीजन है बता रहा हूं अभी। ये हो जाएगा हाफ डिस्टेंस हो गया। देखो एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको विभव ज्ञात करनी है, तो थोड़ा सा इसको इधर कर लो, ये विभव ज्ञात करनी है। इसके मिड पॉइंट से क्या है बताओ R दूरी, इस प्रकार से, या इसको आप थोड़ा सा ऐसे बना ले। ये हो गया, और एक यहां देखो डिस्टेंस होगा इससे, और एक डिस्टेंस यहां से। आप समझ रहे हैं बात को? यहां देखो ध्यान से, ये पॉइंट आपका O है, यहां से R दूरी पर जो है एक बिंदु है जो कि क्या है बताओ P है, जहां पर हमको विभव ज्ञात करनी है, और वो कहां पर है किसी भी बिंदु पर हो सकता है, और वो थीटा कोण पर है। अच्छा यहां पर अगर हम देखें, इसे हम A मान लें और इसे क्या मान लें B मान लेते हैं, नाम तो देना पड़ेगा ना, A और B मान लो कुछ ऐसा पॉइंट। चलो आते हैं, A और B हमने क्या है मान लिया है। अब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो B से आप देख रहे हैं ना BP, जो VP है, जो BP है इज ग्रेटर देन, बताओ क्या होगा, सॉरी जो AP है, AP जो है AP जो इज ग्रेटर देन क्या होगा BP हो जाएगा। यानी आप स्वाभाविक देख सकते हैं जो AP की लंबाई है वो BP से क्या होगी ज्यादा होगी ना, और जो OP है OP से भी क्या है आपका BP छोटा है, OP बड़ा होगा। तो एक काम करते हैं कि समान दूरी माप करके क्या करते हैं, इस पर एक लंब डाल देते हैं। मान लीजिए चलो देखो यहाँ पर समान दूरी माप करके क्या क्या हमने एक लंब डाल दिया, इसे मान लो क्या C मान लो, ये थे थीटा मान लीजिए, थीटा कोण पर क्या है कोई पॉइंट रखा हुआ है। अब आप देखिएगा BP बराबर कितना होगा, BP इज इक्वल कितना हो जाएगा CP हो जाएगा, याद रखें BP इज इक्वल क्या होगा CP, और ये बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा ना। इस पर हमने क्या किया लंब डाल दिया समान दूरी लेकर के, यानी क्या है BP और CP समान दूरी लेकर के इस पर क्या हम लंब डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि BP और OP में जो अंतराल है, BP और जो OP का अंतराल है वो कितना होगा, CP का अंतराल, यही तो होगा अंतराल, क्योंकि जो आपका दिया गया ये अंतराल होगा, क्योंकि इतना ही तो बड़ा था एक्स्ट्रा। अच्छा अब यहां आते हैं वापस, जो OP है OP के सापेक्ष AP क्या है बताओ बड़ा है, और OP क्या छोटा है, इनको भी बराबर करो। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप नीचे की ओर बढ़ाएंगे और यहां से इस पर लंब डाल देंगे, ठीक है। इसे मान लेते हैं D मान लेते हैं, ये लंब हो गया और ये हो गया आपका थीटा। आप देख सकते हैं इधर भी कोण इधर भी कोण, दोनों क्या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, इसके शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, यहां पर ये हो गया कि अब यहां पर देख सकते हो DP इज इक्वल हो जाएगा कितना AP हो जाएगा, DP इज इक्वल क्या AP हो जाएगा। अब यहां जो आपका OP था और AP था, इसमें कितने का अंतर था, OD का अंतर था। अगर OD हम इसमें जोड़ दें, OD अगर हम OP में OD जोड़ दें तो निश्चित वो OP के बराबर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर BP दिया गया और क्या दिया है OP दिया गया, अगर BP जो है लंबाई बराबर करना है तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें से OC घटा दें तो निश्चित है वो CP क्या इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो यहां पर आपको इसी को लेकर के हमको क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका बीच का अंतर, इसकी डिस्टेंस ज्ञात करने, क्योंकि इसी से मुझे ज्यादा मतलब है और यही दिक्कतें करता है एग्जाम में, ठीक है। मतलब क्या अंतराल निकाल करके हमको क्या है BP और AP, क्योंकि हमको दूरी डिस्टेंस लेना, तो डिस्टेंस कहां से लेंगे BP से लेंगे और AP से लेंगे, इसी के डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है R को सापेक्ष मानते हुए, ठीक है। तो चलो आते हैं हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या लिखेंगे, मान लीजिए एक द्विध्रुव है, हम इसको अब बता दे रहे हैं, ऐसा आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है प्लस क्यू AB है, जो कि आवेश माइनस के प्लस से मिलकर बना हुआ है, और इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2L है। कितना बताओ 2L, L इधर भी है L इधर भी है, 2L पूरा इसका बीच की दूरी है।
द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर थीटा कोण पर, याद रखना, यहाँ पे लिखना है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको क्या है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। समझ रहे बात को ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर चाहे तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो है बीपी और जो है सीपी को बराबर मानते हुए क्या करते हैं, हम ओपी पर क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं कौन, बीसी, और दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एपी और क्या डीपी को बराबर करते हुए क्या करते हैं, ओडी को पीछे बढ़ा करके इस पर एक लंब डालते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें, एकदम बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है, उसको आप पूरी तरह समझ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको करना होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे। अब पहले हमको निकालना है बीपी का मान निकालना। देखो आप लोग याद रखिएगा, हल करेंगे इसे हम, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आगे जो हिंदी उसको लिख लीजिएगा क्या क्या करने जा रहे हैं। देखो क्या लिखेंगे, हमको डिस्टेंस लेना, पहले बीपी लेना है, तो बीपी इज इक्वल क्या होगा, सीपी हो जाएगा। बोलो बीपी इज इक्वल कितना होगा, सीपी। बीपी इज इक्वल क्या होगा, सीपी हो जाएगा, है कि नहीं है। देखो बीपी इज इक्वल सीपी, दोनों बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको किसका वैल्यू फाइंड करनी है, सीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। सीपी हमारे पास, या बीपी की वैल्यू फाइंड करें तो बीपी सीपी के बराबर है। तो सीपी का अगर मान निकालना है हमको, है सीपी का, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू फाइंड करने, तो क्या करेंगे, ओसी में से, याद रखना, जो आपका ओपी दिया, सॉरी ओपी जो दिया, ओपी में से अगर हम ओसी घटा दें, याद रखना, इस ओपी में से पूरी लंबाई में से अगर इतना घटा दे रहे हैं तो अब इसका मान निकल जाएगा हम। यानी हम सीपी के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, ओपी माइनस क्या लिख सकते हैं, हम ओसी लिख सकते हैं। ओपी माइनस क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस क्या लिख सकते हैं, ओसी लिख सकते हैं। ये इतना निकाल लेंगे तो हमको सीपी या बीपी का मान पता चल जाएगा। अगला है, दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, अगला पॉइंट, इसमें देखो एपी दिया गया है, तो एपी का अगर मान निकालना हमको है तो ये क्या होगा बताओ, डीपी के बराबर होगा। और डीपी के बराबर होगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओपी में से हम क्या कर सकते हैं, ओडी जोड़ देंगे। ओपी में से अगर ओडी जोड़ दें तो निश्चित है डीपी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, ओपी प्लस कितना हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। यही तो होगा, बोलो ध्यान से। क्योंकि हमको ओपी का मान पता है, ओपी का मान कितना दिया, आर दिया गया है, इतना पता है, लेकिन हमको ना तो जो है ओसी का मान पता, ना ओडी का मान पता। इसलिए हमको करना क्या है, पहले हम ओसी और ओडी का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे जरा देख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे चित्र से। क्या लिखेंगे बताओ, चित्र से लिखेंगे क्या, यहाँ पर चित्र से लिखेंगे क्या, इसमें त्रिभुज, त्रिभुज कितना हो जाएगा, ओसीबी, ओसीबी तथा क्या हो जाएगा बताइए, इसमें आप लिख सकते हैं ओडीए, त्रिभुज ओडीए में क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें लो, इसमें लोगे cos थीटा। अब कहेंगे सर जी आप cos थीटा क्यों ले रहे हैं, देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब आधार बटा कड़ होता है, आधार बटा कड़ होता है। हमको लंब से कोई मतलब नहीं है, लंब हमारा क्या है, वर्चुअल यानी क्या है, आभासी है। हमको मतलब किससे, आधार और कड़ से, क्योंकि हमको आधार का मान निकालना है और कड़ का मान हमको पता है कितना, यल है। कड़ का मान पता हमको यल है, क्योंकि लंब जो समकोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कड़ होती है। तो कड़ का मान पता यल है और इसका जो आधार है उसका मान हमको निकालना है। तो आधार कड़ से मतलब है, तो cos थीटा जी कुल कितना होगा, ओसी, क्या होगा बताओ, ओसी अपान कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आधार बटा कड़ यानी क्या होगा, ओबी हो जाएगा, ओबी हो जाएगा। बोलो ये बन जाएगा, ओसी अपान ओबी हो जाएगा। और अगर इसमें जाएंगे cos थीटा जी कुल, इस त्रिभुज में जाएंगे अगर नीचे वाले में, तो वही चीज होगा, आधार बटा कड़ यानी क्या होगा, ओडी अपान कितना हो जाएगा, ओए हो जाएगा, ओए हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब यहां से हमको निकालना क्या, ओसी का मान निकालना, तो ओसी इक्वल कितना होगा, गुणा करोगे तो ओबी कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और यहां से अगर हमको क्या निकालना है, ओडी का मान निकालना है, तो बताओ कितना होगा, ओए कितना होगा, cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका cos गुणा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरह से, इसमें आप देखें क्या, यहाँ आप देख सकते हैं इसका पूरा वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ओसी। अब यहाँ पर आप देखिए इसका मान जो हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओसी इक्वल होगा यल cos थीटा हो जाएगा, और ओडी का मान भी कितना होगा बताओ, यल cos थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, इतना पॉइंट हमने निकाला है। ये जो है आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं, इसके बीच का जो अंतराल है, अब उठा के वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना, एल cos थीटा हो जाएगा, एल cos थीटा, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल लिख सकते हैं आर माइनस कितना होगा, एल cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस कितना होगा, एल cos थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बताओ। अगर समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल इसको क्या है, कैप्चर कर सकते हैं। इतने पॉइंट को पहले आप नोट करना पड़ेगा, जब इसके बाद में हम लोग चलते हैं इनके सॉल्व पर।
सॉल्व का मतलब क्या है, वही फार्मूला, एक बार प्लस क्यू का कहां पर निकालना है, पी पर, एक बार माइनस क्यू का कहां पर निकालना है, पी पर निकालना है, इसको ज्ञात करना है। तो चलो चलते हैं, हम लोग क्या निकालते लिखेंगे सबसे पहले प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण कहां पर निकालेंगे, पी पर विभव ज्ञात करेंगे, पी पर क्या निकालेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, v1 हो जाएगा 1/4 पाई, कितना होगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के हो जाएगा। आप के रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं है, चूंकि निर्वात तो y में रहेगा ही। और क्या होता है, क्यू बाई बी, क्यू बाई आर होता है ना, क्यू बाई बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बी क्या नाम है, क्यू प्लस क्यू कार्ड होता है, तो क्यू बाई कितना होता है, आर होता है। तो क्यू बाई आर होगा, तो क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कितना, क्यू बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, बताइए जरा, आर के स्थान पे जो दूरी है, आर माइनस कितना होगा, यल कास थीटा हो जाएगा, कितना होगा, आर माइनस यल कास थीटा हो जाएगा इसके स्थान पर, पहला पॉइंट हो। ठीक है, इसी प्रकार के माइनस क्यू के कारण लेंगे आप, माइनस क्यू के कारण अगर निकालेंगे आप, तो बताओ कितना हो जाएगा, हो जाएगा b2 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, क्यू बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर प्लस यल कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा बात मेरी कि नहीं, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, इसमें आपको यदि लिखेंगे, यदि पी पर परिणामी परिणामी विभव v है, तब बताओ क्या लिख सकते हो, तब लिख सकते हो v इज इक्वल कितना होगा, v1 प्लस क्या होगा, v2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, v1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, यहाँ पर q बाई क्या होगा, r माइनस यल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा कितना, यहाँ प्लस प्लस माइनस क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और कितना होगा, 1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना के हो जाएगा, क्यू बाई कितना, आर प्लस यल क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, आर प्लस यल कॉस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, कॉमन है, तो v इक्वल हो जाएगा q कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, 1 हो जाएगा आर माइनस यल कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई कितना होगा, आर प्लस कितना होगा, यल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं, हुआ कि नहीं हुआ। तो v इक्वल कितना होगा, q हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, देखो क्रॉस गुणा कर दीजिएगा, r प्लस यल क्या है, cos थीटा हो जाएगा, माइनस इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो r प्लस क्या होगा, यल cos थीटा, इसका भी हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा, a माइनस बी और प्लस बन रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस कितना होगा, यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होगा, थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं, अगर आपको नीचे दिख रहा है, चलो दिख रहा होगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना आप लोगों को याद रखना। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ जो यल स्क्वायर है, पहले से मैंने बताया है कि यल जो होता है काफी अल्प होता है, यल जो है काफी अल्प है, या लिख सकते हैं चूंकि r इज ग्रेटर देन यल, तो r इज ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, r का जो मान है यल से काफी बड़ा होता है, r का मान क्या है बताओ, यल तो बहुत अल्प राशि है ना, यल से काफी बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर यल की जो वैल्यू है वो नगण्य के बराबर हो जाएगी, इसलिए नगण्य अगर है तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा आपका, आप देख सकते हैं r से r क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो v इक्वल होगा कितना, q अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और हम देखो अंदर कितना बचेगा, r से r कट गया, तो यल कितना होगा, 2l क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या है, नगण्य के बराबर खत्म हो गया यहाँ पर। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, v इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 2ql cos थीटा अपान कितना होगा बताइए, r स्क्वायर हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। 2ql जो आप देखे हैं, ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, क्या बताओ, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं v इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान निर्वात और y के लिए क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ql p cos थीटा अपान कितना हो जाएगा बताइए, r स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या है, इसका सूत्र है, और इसको आप बोल्ट के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कहीं भी देखेंगे तो कोई समस्या हमको होना नहीं चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, किसी बिंदु पर आप लोगों से पूछा जा सकता है बोर्ड पेपर में, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट को लेकर के। ठीक है, चलो।
आइए, तो ये हो गया होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। कहीं भी अगर समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि आप, हमको लगता है कि एक बार में हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बातें हैं, नहीं आ रहा है तो आप निश्चित है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर आप व्हाट्सएप पे भी हमारे जुड़ेंगे। डिस्कशन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा हुआ है, तो आप जो है उसको मैं दोबारा फिर अगले क्लास में आप लोग पढ़ा दूंगा, या फिर हो सकता है डाउट क्लास में आप लोगों को लाइव जुड़ूं मैं। और डाउट क्लास में अगर लाइव जुड़ता हूं तो निश्चित है आप लोगों के साथ जो है जो भी चीजें दिक्कतें होंगी उसमें पूरी तरह से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप इसको पूरी तरह से क्या करें, नोट कर लिए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना इस चीज को। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट हेडिंग क्या है अध्ययन करते हैं। लास्ट हेडिंग मतलब आज का अंतिम क्लास, अंतिम जो है इसका हेडिंग होगा। उसके बाद में फिर क्या है, ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल को लेकर के। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक को लेकर के। अगला टॉपिक को देखा जाए तो यहाँ पर बात होती है क्या, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई सालों से क्या है पूछा नहीं गया है। इस पर न्यूमेरिकल तो है लेकिन क्या है क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। तो आप याद रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है 2 साल 3 साल 4 साल गैप कर देते हैं। जब गैप कर देता है तो टीचर्स क्या होता है उसको अवॉइड करना प्रारंभ कर देते हैं, हटा देते हैं कि अब ये नहीं पूछा जाएगा। अचानक क्या होता है, फिर अचानक आ जाता है आपके सामने। तो जब अचानक आ जाएगा तो वही क्वेश्चन क्या लगेगा आपको, नया लगने लगेगा, क्योंकि आप उसको ना तो पढ़े हैं और ना तो आपको पढ़ाया गया है। तो इसीलिए जो है दिक्कतें ये हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि इसको मैं बता रहा हूँ कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कैसे होगा। देखो, मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वैद्युत बल रेखाएं हैं, और इस वैद्युत बल रेखाओं में अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव जो है मान लीजिए एंगल बना के क्या रखा हुआ है, कोई आप वैद्युत द्विध्रुव क्या एंगल बना करके रखा हुआ है, यानी मान लीजिए थीटा कोण बना के रखा हुआ है, तो निश्चित है इनके दोनों ध्रुवों पर क्या लगेगा बताओ, बल कार्य करेगा। और ये जो बल होगा ये बल युग्म होगा। बल युग्म का मतलब होता है बलों का जोड़ा होता है, और ये ऐसा जोड़ा है जो कि बिल्कुल क्या हो, समान रहेगा। मतलब क्या है, बल समान लगेगा और ये क्षेत्र होगा अपनी दिशा में क्या है घुमाने का प्रयास करेगा। तो वही बात कहा गया है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव कोई रखा है तो उसको घुमाने में किया गया कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, कार्य वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया। क्योंकि जो कि आप जानते होंगे अपने लाइफ में बहुत सारे खेल खेल में प्रैक्टिकल आपने किया होगा कि अगर मान लीजिए जो है चुंबक लिए होंगे आप, और चुंबक के समीप किसी कील को रखते हैं, कील जो चुंबकीय कील होता है, अगर चुंबक से उसकी थोड़ी निश्चित दूरी, लेकिन उसमें अगर अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है तो चुंबक को अगर घुमाएंगे तो कील भी क्या होती है, घूमना प्रारंभ कर देती है। यानी जैसे से इसकी चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं उसी प्रकार से वो भी क्या होता है, घूम जाता है। तो इसी प्रकार से क्षेत्र द्वारा इस ध्रुव पर क्या है, दोनों सिरों पर क्या है, कुछ बल लगाया जाएगा, बलयुग्म लगाया जाएगा, जिससे ये क्षेत्र के भीतर ही क्षेत्र की दिशा में रहकर क्या घूमेगा, और इस दिशा में आकर के जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा अपनी दिशा में, तुरंत क्या होगा, एक कार्य होगा, और उसी कार्य को हमको क्या है यहाँ पर ज्ञात करना है। समझ रहे हैं बात को ना। तो इसको अब लेकर के हम बातें करने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, मान लीजिए क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या बताइए, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर साम्य अवस्था में क्या है रखा गया है। और मान लीजिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण माना क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इज इक्वल एम, क्या है P है इज इक्वल कितना होता है 2ql है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में P है वैद्युत क्षेत्र P में उसकी साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाया जाता है। तब क्या हो जाएगा, थीटा कोण साम्यावस्था कितना घुमाया, थीटा कोण घुमाया जाता है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर
लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का क्या होगा? आघूर्ण। प्रत्यायन क्या बलयुग्म का क्या होगा? आघूर्ण। यही निकालना हमको है। सॉरी, ये चीज आप पढ़ चुके हैं कहाँ? पहले चैप्टर पढ़े होंगे। पहले चैप्टर में आप लोग लास्ट जो हेडिंग है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, टाउ इज इक्वल होता है कितना? पीई जो होता है कितना होता है? साइन थीटा होता है। कितना होता है? पीई जो होता है साइन थीटा होता है। इस चीज को आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए क्या है, पी साइन थीटा, यहाँ पर इसका बलयुग्म का मतलब इस पर जो बलों का जोड़ा लग रहा है वो लग रहा है। अब चूंकि बल लग रहा है तो क्षेत्र के भीतर जो ये घूम रहा है, मान लीजिए तो क्षेत्र के भीतर घुमाने में किया गया कार्य, यदि याद निकालना है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे द्विध्रुव को क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा लगाने में कृत कार्य निकालेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल कितना होगा? बल गुणे क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन कितना करना? डी थीटा कर रहे हैं आप, तो बल की वैल्यू कितनी दी गई? पीई हो जाएगा कितना? सॉरी, बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। बलयुग्म का आघूर्ण गुणे कितना हो जाएगा? देखेंगे, बलयुग्म का आघूर्ण गुणे कितना होगा? कोणीय विस्थापन होगा। कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल हो जाएगा कितना? टाउ, यानी टाउ के स्थान पे टाउ इंटू कितना होगा? डी थीटा हो जाएगा। बराबर लिख सकते हैं पीई साइन थीटा कितना? डी थीटा हो जाएगा। यहाँ जो बात हो रही है सूक्ष्म को लेकर के, जब सूक्ष्म में आ रहा है तो निश्चित संपूर्ण भी आएगा। जब सूक्ष्म में आ रहा है तो संपूर्ण भी आएगा। और जब संपूर्ण की बात करेंगे हम फिजिक्स में तो कहा होता है? इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ है, मान लीजिए यह जो है क्या नाम है, साम्यावस्था में था, और साम्यावस्था के समय में इसका जो कोणीय विस्थापन जो कोण था वो थीटा नॉट था। मान लीजिए कितना था? थीटा नॉट था, यानी अपनी सामान्य अवस्था में थे। और थीटा नॉट से कहां तक? थीटा तक इसे क्या घुमाया गया है? थीटा नॉट मतलब जीरो से मान लीजिए अपनी साम्यावस्था से थीटा तक क्या मान घुमाया गया है, तो थीटा नॉट से थीटा तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य। हो सकता है ये ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, तो ऐसी स्थिति मान लीजिए यहाँ पर थीटा नॉट बन रहा हो और थीटा नॉट से कहां तक घुमाया गया? थीटा तक घुमाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है किया गया कार्य? लिखेंगे द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा नॉट यानी साम्यावस्था, थीटा नॉट क्या लिखेंगे? साम्यावस्था से थीटा तक घुमाने में कृत संपूर्ण कार्य लिखेंगे तो आप W इज इक्वल डी हट जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन होगा थीटा नॉट से कहां तक? थीटा तक, ठीक है। टाउ इंटू कितना, या ऐसा लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पीई साइन थीटा इंटू कितना होगा? डी थीटा हो जाएगा। समाकलन का यहाँ पर चिन्ह लगेगा, अपर लोअर लिमिट कितना होगा? थीटा नॉट होगा, अपर लिमिट क्या होगा? थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं थीटा नॉट यहाँ डी थीटा दिया है। अब डी थीटा के सापेक्ष सापेक्षता कौन दर्शा रहा है? साइन थीटा दर्शा रहा है। तो ये पी को बगल कर देंगे हम, पी को बाहर कर देंगे आप, तो कितना इंटीग्रेशन होगा? थीटा नॉट यहाँ पे थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कितना होगा? डी थीटा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए समाकलन को हमने क्या है गॉस के प्रमेय में पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाया है, उसको आप जाकर देखिएगा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है बताइए? माइनस कास थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कास थीटा होता है। तो डब्ल्यू इक्वल कितना लिखेंगे? पी हो जाएगा कितना? यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और बाहर जो होगा थीटा, वहां थीटा नॉट हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल कितना होगा? पीई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार क्या रखेंगे? माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस को बाहर कर देंगे आप, तो यहाँ पर एक बार थीटा रखेंगे, एक बार थीटा नॉट रखेंगे। किस चिन्ह के साथ? माइनस चिन्ह के साथ। तो क्या होगा? cos थीटा माइनस कितना होगा? cos थीटा नॉट हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए थीटा नॉट, जो थीटा नॉट आपका दिया गया है, इसको मान लो 0 डिग्री है, प्रारंभिक अवस्था है, मान लो प्रारंभिक अवस्था 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे बना के रखा गया है। तो मान लीजिए सपोज दैट यदि थीटा नॉट बराबर क्या मान लो? 0 मान लो, और थीटा ऑलरेडी रहने दो इसे। डब्ल्यू इक्वल कितना होगा? माइनस पीई हो जाएगा। यहाँ पर cos थीटा माइनस कितना होगा? cos 0 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए साम्य अवस्था में था, और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। आप लोगों को पता होगा
तो W इज इक्वल कितना होगा, माइनस PE हो जाएगा कितना, cos थीटा माइनस कितना 1 हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में आप देखेंगे एक बार फिर क्या करेंगे आप, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर दीजिए। जब माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस पहले आ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। W इज इक्वल कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा कितना 1 माइनस हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो इतना जूल का बताओ क्या होगा, कार्य होगा। इतना जूल का क्या बताओ क्या कार्य होगा। जब भी कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा गया है तो द्विध्रुव द्वारा किया जो है वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर किया गया कार्य जो निकालना है, W इज इक्वल PE 1 माइनस कितना होता है, cos थीटा होता है। और इस पर आप लोगों के न्यूमेरिकल भी हैं, याद रखना इस चीज को। तो ये रहा आज का पूरी तरह से क्लास, इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। चलिए, तो आप लोग, हमको लग रहा है पूरी तरह से क्या है इसको नोट कर लिए होंगे। तो क्या आगे भी कुछ हेडिंग है, तो एक हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा को लेकर के। देखो आप गॉस का प्रमेय पढ़ते हो, आप जो है वैद्युत क्षेत्र या आवेश पढ़ते हो, आप विभव पढ़ रहे हो, अभी आगे संधारित्र पढ़ोगे। तो ये जो 4 चैप्टर दिए गए हैं, ये 4 चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं, यानी स्थिर वैद्युतिकी के हैं, ठीक है। और उस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत देखा जाए तो हमेशा याद रखना स्थितिज ऊर्जा को लेकर के बातें की जाती हैं। तो जो विभव की स्थितिज ऊर्जा है उतना इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर के लिए नहीं है जितना आपका जो है संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा को लेकर बात की जाती है। तो संधारित्र में भी हम आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी को लेकर चर्चा करेंगे वहां पर। फिलहाल जो पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है उसको आप लोग पूरी तरह से अध्ययन करें, और जितने भी एथेंटिक पॉइंट हैं वही आप लोगों के सामने रखा जाता है, यानी जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। इसलिए इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। प्रयास पूरी है कि सारे सब्जेक्ट को आप लोगों को कंप्लीट किया जाएगा। तो अब आप प्रयास में बात ये होती है कि अपना तो हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ और भी है जिसके कारण कुछ बाधाएं जीवन में आ जाती हैं। जैसे आप होंगे या फिर सामान्य मानव कोई भी होगा, तो जिस तरह से वो सोचता है कि हम पूरी तरह से सारे कार्य कर लेंगे, लेकिन कुछ बाधाएं सबके जीवन में आ जाती हैं, ठीक है। तो उस बाधाओं को हम नकार भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरी तरह से इससे जुड़े रहें और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है क्लासें नहीं चल पा रहे हैं सही से, तो आप पुराने हमारे क्लास को पूरी तरह से देख सकते हैं। हमने वो वही चीज पढ़ाया है, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं है। और कहीं भी कोई समस्या हो रही तो मुझसे आप क्या है पूरी तरह से कॉल भी कर सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ फ्री किया हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आप लोगों के साथ मिलूंगा। तो जरा देखें कुछ आगे भी है क्या इसके, जरा देखें इसमें, नहीं, हाँ, ये थैंक यू आप लोगों के लिए जो आप लोग इसमें जुड़े रहे और काफी आप मेहनत कर रहे हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, ज्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ जरूर जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और यहाँ पर इसमें आप क्या करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, अगर आपको समझ में पूरी तरह से आ रहा है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, वापस फिर मुलाकात होगी जो है नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।